मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ 8, जिसका नाम है कन्यादान। इसके कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज के संदर्भ में थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी को राजस्थान के भरतपुर में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया। लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी के अध्यापन के बाद, यानी अंग्रेजी के शिक्षक रहे हैं, 40 वर्षों तक उन्होंने अध्यापन किया। उसके बाद जो है रिटायर होकर के, सेवानिवृत्त होकर के वो जयपुर में फ़िलहाल रहते हैं। उनकी वो विशिष्ट कवि इसलिए हैं कि वो संवेदनाओं के उस कोने अतरे तक पहुँचते हैं, संवेदनाओं के उस कोने अतरे तक जाते हैं जहाँ लोगों की दृष्टि नहीं जा पाती। वो हाशिए के समाज के लेखक हैं। हाशिए के समाज का मतलब ये है कि जो मुख्य धारा का समाज है उससे बाहर जो हाशिए का समाज है, किसान मजदूर हैं और जो स्त्रियां हैं जो समाज के हाशिए पर, उनकी चिंताएं इनकी कविता के केंद्र में होती हैं। तो ऋतुराज की खासियत ये है कि वो कोमल संवेदनाओं के कवि कहे जाते हैं। वो समाज में विघटित हो रही विद्रूपताओं, शोषण, दमन को अपनी कविताओं का केंद्र मतलब बनाते हैं। उनके कविता संग्रहों में जो चर्चित कविता संग्रह उनके रहे वो है उसमें से एक मरणा धर्म और अन्य, ये कविता संग्रह है। दूसरा है पुल पर पानी, और तीसरा जो कविता संग्रह सूरत नीरद, और चौथा जो चर्चित हुआ वो लीला मुखारबिंद। तो ऋतुराज के संदर्भ में आप थोड़ा सा परिचय जो आपको जानना चाहिए वो ये आधुनिक काल के कवि हैं ऋतुराज, जो समकालीन कविता के हस्ताक्षर माने जाते हैं। समकालीन कविता इन सेंस ये है कि आज के दौर में भी ये कविताएं लिख रहे हैं, और इनकी कविताओं ने एक व्यापक दायरा तय किया है जिसमें भारतीय समाज की छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ लोग कम सोच पाते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में भी ऋतुराज ने अपनी लेखनी चलाई है। जो आपको इनकी कविता पढ़नी है, कन्यादान। कन्यादान कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। कन्यादान कविता एक तरीके से ऋतुराज के लेखनी को बहुत ही समृद्ध करती है। और ऋतुराज जिस व्यक्तिगत बातचीत के दायरे में मैंने कई बार कन्यादान कविता का जिक्र किया है, और कन्यादान कविता के जिक्र के संदर्भ में वो बताते हैं कि कन्यादान भारतीय परंपरा में जो रस्म है, खासकर विवाह की रस्म है, उसमें बेटी को विदा करते वक्त जो है एक सबसे महत्वपूर्ण रस्म है उसके शादी के बाद विदाई। और वो शादी की एक महत्वपूर्ण रस्म होने के नाते जिसमें कन्यादान का शाब्दिक अर्थ जो निकाला जाए तो कन्या को दान में दे देना। लेकिन ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये जान लीजिए, दान उस वस्तु का किया जाता है, दान वस्तुओं का होता है, ठीक ना। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, स्त्री एक मनुष्य है। दान हमेशा वस्तुओं का होता है। रुपये पैसे का दान हो सकता है, कभी किसी मनुष्य का दान नहीं हो सकता है। तो आप ये जो कन्यादान शब्द है इसके ऊपर भी वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में बार बार सवाल खटकता रहता है कि दान का मतलब होता है कि मैंने किसी को कोई सामान दिया, फिर उस पर मेरा अधिकार नहीं रह गया कोई, यानी उसका हो गया वो। जबकि क्या बेटियों से जो एक माता पिता का रिलेशन है, एक संबंध है, क्या इसी तरीके का संबंध है क्या कि उन्हें दूसरे के हाथ में सौंपते हुए अब उस पर या उससे मेरा कोई संबंध नहीं रह गया, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। इस तरह की बातें कन्यादान को लेकर के बार बार दिमाग में आती हैं। कन्यादान शब्द को जो है कि सुनते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में कभी वही होता है जो नए तरीके से चीज़ों का मूल्यांकन करता है। तो कहते हैं कि ये पारंपरिक अर्थों में कन्यादान का अर्थ हुआ। लेकिन अब की जो स्त्री है, जो पढ़ी लिखी स्त्री है, समझदार स्त्री है, जो भारतीय समाज को समझ रही है और अपने शोषण और दमन को भी समझ रही है, वो अपने बेटी को किस तरीके से समझा रही है, कन्यादान में वो क्या चीज़ें समझा रही है अपनी बेटी को। यानी स्त्री के शोषण के विरुद्ध नए संदर्भों में, जो पारंपरिक संदर्भ में जब बेटियों की विदाई होती थी तो माँ बाप यही समझा करके उसको भेजते थे कि वहाँ जाना, सब कुछ सहना, लेकिन आवाज़ मत उठाना, आवाज़ ऊंची करके बात मत करना, सभी की सेवा करना मतलब कि उसके अधिकार उसी में दमित हो जाते थे, उसकी तमाम इच्छाएं उसी में दमित हो जाती थीं। बहुत सारी बेटियों को दहेज के लोभ में जला दिया जाता था। ये जो है कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं भारतीय समाज में घटती रहती थी। लेकिन जो ये कन्यादान जब ऋतुराज ने लिखा तो ये कन्यादान मूलतः नई स्त्री है, नई तरह की सोच वाली स्त्री है, जो कि लगातार जो है अपनी बेटी को नए तरीके की शिक्षा देती है। कन्यादान कविता में जो माँ है
वो बेटी को एक आधुनिक स्त्री की तरह से शिक्षा दे रही है। जो परंपरागत भारतीय परंपराओं के अनुसार जो बेटी को शिक्षा दिए जाने की परंपरा रही है, उससे अलग हट करके वो एक नए तरीके की सीख देने की कोशिश कर रही है। समाज व्यवस्था जो है, जो भारतीय समाज व्यवस्था है, सब भारतीय समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो एक नियम कानून गढ़ लिए गए हैं, नियम कानून जो गढ़ लिए जाते हैं वो आदर्श के मुलम्मे बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो ये जो कविता का जो मूल विषय है, जिसको संक्षिप्त में आपकी किताब में भी दिया गया है, इसके संदर्भ में आप ये जान लीजिए कि बार बार ये कहा जाता है कि तुम बहुत कोमल हो, तुम जो है कि ये काम नहीं कर सकती, इस तरीके के काम तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इस कोमलता में कहीं ना कहीं कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। ऋतुराज इस बात को पकड़ते हैं और कहते हैं कि एक नए तरह की स्त्री है। इस कविता को समझाने के लिए जो है एक अफ़गान की रचनाकार हैं, एक कवित्री हैं, उनकी कविता को आपके किताब में दिया गया है। इसी कविता के नीचे जब आप देखेंगे तो उस कविता को भी जब आप पढ़ लेंगे तब ये कविता आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए वो कविता है क्या, जो मतलब एक अफ़गानी रचनाकार हैं, उनकी कविता दी गई है इसी कविता को समझाने के लिए, कन्यादान कविता को। वो कहती हैं, जिनका नाम है मीना किस्वर कमाल, वो कहती हैं कि मैं लौटूंगी नहीं, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं, मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वही नहीं हूँ जो पहले थी, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। मतलब आप इस कविता में भी जब आप देखना शुरू करेंगे, देखेंगे, जब इस कविता को अभी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक नई स्त्री की बात है। नई स्त्री होने का मतलब ये है कि वो अपने दमन को वो समझ रही है। ये जो शाब्दिक भ्रमजाल जो है गहनों का, इसके मतलब भ्रम को नई स्त्री समझ रही है, करे कि मैं इससे मुक्त हो चुकी हूँ। दरअसल सौंदर्य के जो प्रतिमान गढ़े गए, खासकर स्त्री सौंदर्य के प्रतिमान, जैसे एक तरीके से कुंद कर दिया गया स्त्री दिमाग को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब औपनिवेशिक काल था तो उपनिवेशों में, खासकर अफ्रीकी महाद्वीपों में आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों को गुलाम बना करके, दास बना करके लेके जाया जाता था। और उन दासों की निगरानी के लिए जो उसका मालिक होता था, वो दासों के पैरों में बेड़ियाँ जकड़ देता था, जो घुंघरू के रूप में। वो एक जगह बैठ करके देखता रहता था कि कौन सा दास किधर जा रहा है, क्योंकि उसकी घुंघरू की आवाज़ बजती रहती थी पायलों के। तो ये जो पैरों में जो पायल का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो दास प्रथाओं से होकर के आगे बढ़ता है, जो बाद में स्त्री सौंदर्य के रूप में तो उसके पैरों तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये गुलामी के बंधन हैं, जो गहने हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन के तमाम उपकरण जो स्त्री के ऊपर लाद दिए गए हैं, इससे मुक्ति की बात जो है कि एक कवि कर रहा है अपनी कविता में संकेत के रूप में। आप बच्चे हैं, आप जब धीरे धीरे बड़े होंगे, भारतीय समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों, स्त्री पुरुष की स्थिति को जब समझना शुरू करेंगे तो ये बातें ज़्यादातर समझ में आएंगी। तो ये कविता मूलतः जो है बहुत ही रोचक कविता है, बहुत कुछ संदेश देती है ये कविता। तो आइए इस कविता को हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कविता में क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। कविता कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों लयबद्ध पंक्तियों की। समझिए कोशिश है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यानी कि माँ जो है अपनी बेटी को किसी को सौंपते हुए, यानी उसका कन्यादान करते हुए,
उस माँ का दुख कितना प्रामाणिक था। प्रामाणिक मतलब होता है कि खुद से अनुभव करके ज्ञान अर्जित किया हुआ, यानी दुख को खुद से अर्जित किया हुआ था। बनावटीपन वो दुख नहीं है माँ का। इसलिए कभी कहता है कि माँ का वह दुख बनावटीपन नहीं है, जो कन्यादान करते हुए या बेटी को दान देते वक्त उसके दिल में वो दुख जो उपज रहा है वो बनावटीपन नहीं है, वो बनावटी दुख नहीं है। उसे इतना दुख है इस बात का कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। उस लड़की को दान में देते हुए माँ को इतना दुख है जैसे वो लड़की ही उसकी अंतिम पूंजी हो। सब कुछ वही लड़की है, जैसे सब कुछ उसका चला जा रहा हो। यानी कि एक माँ के का जो है कि सब कुछ उसका सारा संसार जिसे वो चला जा रहा है उसके साथ में, वही एक बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब होता है दुनियादारी की समझदारी। दुनिया को समझने का नज़रिया उसके पास अभी नहीं था। अभी उसके भीतर बचपना था। अभी वो दुनिया को समझने का नज़रिया पैदा उसके भीतर नहीं हो पाया था। संबंधों को समझने का नज़रिया नहीं पैदा हो पाया था। किसी के बातों को में किस तरीके का व्यंग है, शोषण है, किस तरीके का उसका रवैया है, उनके बातों, उनके चालाकियों को समझने का नज़रिया उसके भीतर नहीं पैदा हो पाया था। अभी उसके भीतर बचपना था। वो इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। सुख का आभास तो होता था, वो जो है खिलखिला के हंस पड़ती थी, लेकिन अपने दुखों को किसी से कह पाने की, किस तरीके से दुखों को कहा जाता है, बाँचना मतलब पढ़ना भी होता है, किस तरीके का कौन किस तरीके का दुख दे रहा है उसे समझने की अभी समझदारी जो है कि उसके भीतर नहीं आ पाई थी। यानी वो दुखों को बाँच नहीं पाती थी। अभी पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश का मतलब क्या है? धुंधला प्रकाश, जिसमें सब कुछ अभी धुंधला धुंधला दिखाई देता है। सब कुछ मतलब प्रकाश मतलब साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन धुंधला प्रकाश का मतलब होता है सब कुछ अभी धुंधला दिखाई दे। यानी जो ये समाज है, इसके व्यवहार हैं, इसके क्रिया व्यापार हैं, उसको साफ साफ अभी देख नहीं पाती, समझ नहीं पाती थी, बल्कि उसको धुंधले तरीके से चीज़ों को अभी समझने की कोशिश वो कर रही थी। कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जीवन के चल रहे लयबद्धता को कुछ जगहों पे रुकने के तुक ताल यही होता है कि तुक और लय मतलब ये ज़िंदगी के रास्ते पर चल पड़ने के लिए जो है कि वो कदम आगे बढ़ा रही थी। कुछ ज़िंदगी के लय को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, कुछ उसको तुकों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यानी इस ज़िंदगी में अभी ढालने की अपनी को कोशिश कर रही है वो बेटी। फिर है आगे जो दूसरा बंद है इस कविता का, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। माँ बेटी को पारंपरिक तौर पे ये नहीं समझा रही है कि जाना वहाँ पे तो इस तरीके से इसे करना, बल्कि वो कि एक स्त्री एक नए तरीके का बोध उसको करा रही है कि बेटी तुम अपने चेहरे पर, अपने सौंदर्य पर, अपने इस खूबसूरती पर रीझना मत, मतलब उसके ऊपर गर्व मत करना। ये कुछ दिनों का वो है। तुम ये समझना कि मैं एक स्त्री हूँ, मेरे अधिकार हैं। ये जो रीझना है, अपने को कमज़ोर करना, अपने सौंदर्य के ऊपर रीझना, अपने को कमज़ोर करना है, इस कभी रीझने में अपने को मत डालना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। आग मूलतः सर्जना का प्रतीक है, विध्वंस का प्रतीक नहीं है शुरू से ही। लेकिन जब उसकी निगेटिविटी आती है, यानी नकारात्मकता आती है, तो पॉजिटिविटी में जब सोचते हैं, सकारात्मक तौर पर सोचते हैं, तो आग भोजन पकाने, रोटियां बनाने के काम आती हैं। आग की खोज होने के बाद मनुष्य की ज़िंदगी में व्यापक परिवर्तन हुआ था, मतलब आदि मानव के ज़माने से ही। तो आग जो है रोटियां सेकने के लिए, भोजन पकाने के लिए है, जो कि मनुष्य के हृदय को, क्षुधा को, उसके भूख को शांत करे। आग जलने के लिए नहीं है। मतलब तुम ये ध्यान रखना कि जो ये आग है, ये जो है कि इसमें कोई तुम्हें जलाने की कोशिश करे, तुम्हें किसी तरह का कष्ट दे, तुम्हें किसी तरह से प्रताड़ित करे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। क्योंकि आग
रोटियां बनने के लिए है, रोटियां बनाने के लिए, तुमको जलाने के लिए नहीं है। ये अपने भीतर एक जो है विश्वास तुम पैदा करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण एक शाब्दिक भ्रम है स्त्री जीवन के, उनको बंधन में डालता है स्त्री जीवन को। इसलिए माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की की तरह से दिखाई मत देना। ये बड़ी जो है व्याख्या है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। लड़की की तरह से तो रहना, लेकिन पारंपरिक लड़कियों के साथ जिस तरीके से एक चीज़ें उसके क्रिया व्यवहार में उसके मतलब कि उसके अंदर ये चीज़ बैठा दी जाती है कि तुम लड़की हो, दमन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, घुट घुट करके जी सकती हो, अब सारे दमन को स्वीकार कर सकती हो, उस तरीके की लड़की मत बनना। उस लड़की की तरह से अपने को मतलब कि जिसको कहते हैं कि एक स्त्रीयोचित गुण उस पर थोप दिया गया। स्त्रीयोचित गुण मतलब एक स्त्री कमज़ोर ही होती है, तो वो चीज़ नहीं। ये मान के चलना कि इस दुनिया में जिस तरीके का पुरुष है उसी तरीके की एक स्त्री है, और स्त्री कमज़ोर नहीं है पुरुषों से। और इस तरह से लड़की तो होना, यानी तुमने स्त्री जाति में तुम पैदा हुई हो, यानी तुम लड़की तो हो, लेकिन लड़की के ऊपर जो तमाम प्रकार के आदर्श, तमाम तरह की मान्यताएं, तमाम तरह के अवगुण जो थोप दिए गए हैं, उस तरीके से तुम दिखने की कोशिश मत करना। तुम इस तरीके से दिखना कि मैं एक कमज़ोर नहीं बल्कि मतलब मैं मजबूर नहीं बल्कि मजबूत जो है कि स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल सकती हूँ, मैं इस दुनिया को बदलने की कुव्वत रखती हूँ, मैं एक सर्जक हूँ, मैं ही संसार की सर्जना करती हूँ। तो इसलिए वो बार बार कहती हैं कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। तो ये कविता आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस कविता को पढ़ते हुए आपको इसी कविता में आपके प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। आप उन प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्नों को अपने पुस्तिका पे मतलब लिखिए। कहीं पर भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इन अभ्यास प्रश्नों का जवाब इन्हीं कविताओं में, इन्हीं कविताओं की व्याख्या में है, और इसलिए आप अभ्यास प्रश्नों को करिए, उसको लिखते जाइए, लिखने की कोशिश करिए, और उम्मीद है कि आप लिख पाएंगे और इस कविता को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।